ट्वेल्थ के क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम क्लास ट्वेल्थ का एक यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन भी पूछता है इससे। आज इसका पहला क्लास है, इंट्रोडक्शन है इसका असाइनमेंट आप लोग को भेज दिया गया है। असाइनमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा सब कोई। वीडियो जब भी देखेंगे आप तो कॉपी में लिखा रहेगा, कॉपी सामने रखिएगा और वीडियो को समझने का प्रयास करिएगा तो जल्दी समझिएगा वीडियो। इसमें न्यूमेरिकल वगैरह भी है, कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल टूल्स का भी यूज़ किया गया है। तो कोशिश करिएगा धीरे धीरे सभी चीज़ों को एक एक करके समझने का। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स, आखिर यह जो चैप्टर है इसको केमिस्ट्री में इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, पहले हम लोग उस पर आते हैं। क्यों ज़रूरत है इस केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने की। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो केमिकल रिएक्शन आप 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए मुख्य रूप से 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर आप कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो आपको 3 चीज़ मालूम होना चाहिए। पहला कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी संभावना क्या है, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। दूसरा कि अगर रिएक्शन होगा तो यह रिएक्शन किस हद तक होगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और तीसरा है कि कोई रिएक्शन अगर हुआ तो उसमें टाइम कितना लगा, वो रिएक्शन ज़्यादा टाइम ले रहा है, फास्ट रिएक्शन स्लो रिएक्शन है, या वो कम टाइम ले रहा है, फास्ट रिएक्शन है। तो कोई रिएक्शन फास्ट है या स्लो है ये भी समझना ज़रूरी होता है। जहाँ तक बात फिजिबिलिटी का है, स्पॉन्टेनिटी का है, तो स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी को हम लोग थर्मोडायनामिक्स की मदद से समझ लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स में एक टर्म है डेल्टा जी, ये फ्री एनर्जी चेंज है, गिब्स एनर्जी चेंज है। डेल्टा जी का जो वैल्यूज है, ये डेल्टा जी, इसके 3 वैल्यू आते हैं। एक डेल्टा जी लेस देन 0, एक डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 और एक डेल्टा जी इक्वल्स टू 0। तो थर्मोडायनामिक्स बताता है कि कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा। अगर किसी भी रिएक्शन का फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी, उसका वैल्यू अगर लेस देन 0 आता है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करता है कि यह रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होता है, फ्री एनर्जी का चेंज 0 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो थर्मोडायनामिक्स कहता है कि वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा और इसलिए स्पॉन्टेनियस नहीं होकर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और डेल्टा जी का 0 वैल्यू, अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा जी 0 आ रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यह रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, रिवर्सिबल हो रहा है। तो ये पता लगता है किससे, डेल्टा जी के वैल्यू से। तो थर्मोडायनामिक्स का अगर हम मदद लें तो हमको ये मालूम चल जाता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव है तो निश्चित रूप से वो स्पॉन्टेनियस होगा, फिजिबल होगा, आसानी से होगा। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो वो फिजिबल नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होकर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और डेल्टा जी 0 अगर हुआ तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा। ये मालूम चलता है हम लोग को डेल्टा जी से, थर्मोडायनामिक्स मदद से। तो पहला हो गया कि थर्मोडायनामिक्स में ये स्पॉन्टेनिटी या फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, ये पता चलता है किससे, तो थर्मोडायनामिक्स। ये एक्सप्लेनेशन होता है कहाँ से, तो थर्मोडायनामिक्स।
दूसरा है कि अगर रिएक्शन हुआ, अगर थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से रिएक्शन अगर हो गया, फिजिबल हो गया, तो वो रिएक्शन आखिर कंप्लीट कब होगा, वो रिएक्शन जो है वो किस हद तक होगा। तो दूसरा टर्म आता है यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन टू अकर। दूसरा जानकारी जो हम लोग को चाहिए वो ये है कि कोई रिएक्शन अगर हुआ तो किस हद तक होगा वो। तो ये जानकारी हम लोग को मिलता है कहाँ से, तो इसके लिए हम लोग आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर सकता है कि कोई रिएक्शन होने का ये जो एक्सटेंशन, क्या एक्सटेंशन है वो आखिर ये किस हद तक होगा, ये कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये जानकारी हम लोग को मिल जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम से। कोई रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये जानकारी मिलता है कहाँ से, थर्मोडायनामिक्स से। लेकिन किसी रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा, वो रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, इसकी जानकारी ना तो थर्मोडायनामिक्स से मिलता है और ना ही हमें केमिकल इक्विलिब्रियम से मिल पाता है। इस जानकारी के लिए एक नया ब्रांच इंट्रोड्यूस किया गया है और वो है केमिकल काइनेटिक्स। तो ये आप अच्छी तरह से समझ लें कि केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन के अकरेंस में कितना टाइम लगा। टाइम टेकन फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। तो टाइम कितना लगेगा कंप्लीट होने में, वो जानकारी हम लोग को इस दोनों में किसी ब्रांच में नहीं मिलकर ये आता है कहाँ से, तो केमिकल काइनेटिक्स। तो ये अच्छी तरह से समझ लें आप कि किसी रिएक्शन को समझने के लिए हमें तीन कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। एक, आपको उसके स्पॉन्टेनिटी और फिजिबिलिटी का पता होना चाहिए कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है, जो हमें थर्मोडायनामिक्स की मदद से मिल जाता है। अगर वो रिएक्शन हुआ तो वो रिएक्शन कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, उसका एक्सटेंशन क्या है, किस हद तक वो हो रहा है रिएक्शन, वो जानकारी के लिए हमें मदद मिल रहा है किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम से। और कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो वो फास्ट होगा या स्लो होगा, उसका रेट क्या होगा, वो कितना टाइम ले रहा है, तो टाइम टेकन का अगर हमको कैलकुलेशन करना होगा तो वो मिलेगा हम लोग को कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को इंट्रोड्यूस करने का मतलब यही है कि आपको ये पता लग जाए कि कोई रिएक्शन अगर हो रहा है उसमें कितना टाइम लग रहा है, वो रिएक्शन फास्ट है या रिएक्शन स्लो है, ये सारा जानकारी हम लोग को एक साथ मिल जाता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स, इसमें ये दो वर्ड्स है, काइनेटिक्स का मतलब यहाँ पर आता है स्पीड और रेट से। और केमिकल यहाँ पर आता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के स्पीड या रेट के बारे में हम लोग को जिस ब्रांच में पढ़ना है या जिस ब्रांच में किसी रिएक्शन के स्पीड रेट के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, वो ब्रांच नाम दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स। ये जो काइनेटिक्स है वो दरअसल एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड काइनेसिस, यहाँ से डिराइव किया गया है, काइनेसिस से। और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ केमिकल स्पेसीज, केमिकल रिएक्शन, स्पीड या रेट के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो ब्रांच कहलाता है केमिकल काइनेटिक्स। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, डायमंड से ग्रेफाइट में कन्वर्सन। सब जानते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है या ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट होता है, लेकिन डायमंड से ग्रेफाइट में या ग्रेफाइट से डायमंड में कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो स्लो प्रोसेस है या फास्ट प्रोसेस है, वो थर्मोडायनामिक्स से पता नहीं चलता है।
वो आपको पता चलेगा कहाँ से, केमिकल काइनेटिक्स से, जब उसका आप रेट मेजर करोगे। तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य यही है कि जो भी ऐसे सवाल हैं, जो भी ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी जानकारी हमें थर्मोडायनामिक्स दे नहीं पाती है, या जिसमें हम केमिकल इक्विलिब्रियम से समझ नहीं पाते हैं, तो उन सभी समस्याओं को हम केमिकल काइनेटिक्स में एक साथ सॉल्व करते हैं। खासकर ऐसे सभी क्वेश्चन जो टाइम से रिलेटेड होता है, ये रिएक्शन में कितना टाइम लग रहा है, क्या है वो रिएक्शन, फास्ट है, स्लो है, ये सारा जानकारी हमको एक साथ मिल जाता है किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। तो सबसे पहले तो ये समझ लें आप लोग कि केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का क्या है, ब्रांच है, फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है। और इस ब्रांच में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो रिएक्शन के स्पीड के बारे में, रिएक्शन के रेट के बारे में, और इतना ही नहीं, उस रिएक्शन का जो रेट है, दर जो है, स्पीड जो है, इसको प्रभावित करने वाले कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कारक हैं, जैसे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट है, प्रेशर का क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, कैटलिस्ट का क्या रोल है रिएक्शन के रेट में, ये सारा का सारा भी हम लोग पढ़ाई करते हैं किसमें, केमिकल काइनेटिक्स में। इसलिए अगर केमिकल काइनेटिक्स को हम डिफाइन करें तो हम लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of rates or speeds of a chemical reaction factors affecting rate of a reaction and the mechanism through which a reaction proceeds is known as, is called chemical काइनेटिक्स। मतलब ये एक ब्रांच है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री का ये एक ऐसा ब्रांच है जो डील करता है, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ क्या, रेट्स और स्पीड्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या है, दर क्या है, स्पीड क्या है उसका, वो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो रेट है, अभिक्रिया का जो दर है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे प्रेशर का क्या रोल है, कंसंट्रेशन का क्या रोल है, टेम्परेचर का क्या रोल है, रेडिएशन का क्या रोल है, कैटलिस्ट का क्या रोल है, ये सब भी पढ़ते हैं हम लोग। एंड द मैकेनिज्म थ्रू विच ए रिएक्शन प्रोसीड, और कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होकर गुजरता है, मतलब वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रहा है, डबल स्टेप में हो रहा है, मल्टीपल स्टेप में हो रहा है, वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, कम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये सारा हिसाब किताब भी हम लोग करते हैं। तो उस ब्रांच को कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन शास्त्र का वह शाखा जो डील करता है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रेट्स और स्पीड्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, अभिक्रिया का दर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन, अभिक्रिया को प्रभावित, अभिक्रिया का जो दर है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उस अभिक्रिया का मैकेनिज्म क्या है, वो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होकर जा रहा है, क्या वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है या वो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है, इन सभी बातों, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। अब ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें क्योंकि रिएक्शन की स्पीड के बारे में हम लोग को पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन का स्पीड क्या है, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन जो होगा वो
स्पीड के आधार पर या उसके वेलोसिटी के आधार पर या काइनेटिक्स के आधार पर कितने तरह के होंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझ लेना है कि ये जो रिएक्शंस हैं वो रेट के आधार पर या काइनेटिक्स के आधार पर मुख्य रूप से तीन तरह से। Three types of chemical reactions. From the kinetic point of view. मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से, मूवमेंट के हिसाब से, रेट के हिसाब से, स्पीड के हिसाब से अभिक्रिया जो है, रासायनिक अभिक्रियाएं तीन तरह की होती है, जिसमें सबसे पहला है वेरी फास्ट रिएक्शन, या इसी को इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी करते हैं। तो तीन तरह का रिएक्शन में सबसे पहला कौन हो गया? वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। नाम से ये स्पष्ट है, वेरी फास्ट, और यहाँ इंस्टेंटेनियस वर्ड आ गया। इंस्टेंट मतलब ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, वो इतने फास्ट होते हैं कि इंस्टेंट ऑफ टाइम में रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट कन्वर्ट हो जाता है। या ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो इतने फास्ट हैं कि इन रिएक्शंस को होने में फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लगता है। मतलब इतना फास्ट कि आप इसके रेट को, इसके काइनेटिक्स को आसानी से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए इसमें नाम रखा गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, बहुत कम टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो वो रिएक्शंस हो जाएगा वेरी फास्ट रिएक्शंस। These are the reactions in which reactants are converted into product instantaneously and spontaneously। ये ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बहुत कम समय में, इंस्टेंट ऑफ टाइम में, क्षणिक में, क्षण भर में, इंस्टेंटेनियसली एंड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस तो मतलब समझ गए हैं, रिएक्शन खुद ब खुद जो है रिएक्टेंट से किधर, प्रोडक्ट की ओर जाएगा, और वो भी बहुत कम समय में, इंस्टेंट ऑफ टाइम में, क्षण भर में। तो ऐसे रिएक्शंस को केमिकल काइनेटिक्स में नाम दिया गया है वेरी फास्ट रिएक्शंस। जैसे अगर हम आयनिक रिएक्शंस का बात करें, एग्जाम्पल में अगर हम देखें आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस बहुत फास्ट होते हैं, वेरी फास्ट। इन रिएक्शंस में जो कि आयंस होते हैं, कैटायंस और एनायंस होते हैं, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे ही रिएक्शन कराइएगा, आपको सोल्यूशन में आएगा, वो रिएक्टेंट बहुत तेजी से प्रोडक्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्रेसिपिटेशन,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। मान लीजिए अगर हम सिल्वर नाइट्रेट ये एक्वस सॉल्यूशन में अगर थोड़ा सा अगर सोडियम क्लोराइड अगर डाल दें तो ये तुरंत सिल्वर क्लोराइड का एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम नाइट्रेट तैयार हो जाएगा। अब इन रिएक्शंस को देखिए, ये आयनिक रिएक्शंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व है। अगर आप इसको एक्वस सॉल्यूशन में तोड़ें तो ये Ag प्लस एक्वस और ये NO3 माइनस एक्वस, ये Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। अब यहाँ ये आयंस जो हैं एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। Ag प्लस इस Cl माइनस के साथ सिल्वर क्लोराइड बना लेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा यहाँ, और फिर ये सोडियम आयन नाइट्रेट आयन के साथ एक नया कंपाउंड सोडियम नाइट्रेट का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और यह रिएक्शन क्योंकि आयंस को इन्वॉल्व किए हुए है इसलिए इतना फास्ट होता है कि जैसे ही आप सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में लाते हैं इमीडिएटली जो है वो सिल्वर क्लोराइड का चमचमाता हुआ सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है और सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इंस्टेंट ऑफ टाइम लगता है, इसलिए यह रिएक्शन एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, वेरी फास्ट रिएक्शन। इसके अलावा आप अगर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को देखें, दूसरा एग्जाम्पल इसमें अगर आप देखें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे अगर एसिड मान लीजिए Cl का रिएक्शन हम करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस। और आप अच्छी तरह से जानते हैं एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्ट करके साल्ट, तो साल्ट यहाँ पर बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। अब इस रिएक्शन को भी अगर आप देखें तो यह रिएक्शन भी बहुत फास्ट है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इसमें भी HCl जो यहाँ पर H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, NaOH भी यहाँ पर टूटेगा एक्वस सोल्यूशन में, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। और यहाँ पर H प्लस इस OH माइनस के साथ H2O वाटर बनाएगा और Na प्लस Cl माइनस के साथ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड साल्ट का क्या करेगा, निर्माण कर देगा। तो यह रिएक्शन भी बहुत फास्ट है, आयनिक रिएक्शंस यह भी है। और आयनिक रिएक्शंस का अगर बात करें हम सही से तो आयनिक रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में भी ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में क्या करता है, कंप्लीट कराता है। अनुमानतः एक्सपेरिमेंट करता है कि लगभग जो है वो 10⁻⁻12 सेकेंड से -16 सेकेंड तक का टाइम इन रिएक्शंस को कंप्लीट होने में लगता है। आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड का कितना छोटा पार्ट हो गया, इसीलिए इसका नाम रखा गया था इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। चूँकि ये रिएक्शन बहुत फास्ट हैं इसीलिए इनके काइनेटिक्स को भी आप मेज़र नहीं कर सकते हैं और इसीलिए इन रिएक्शंस को भी केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग नहीं पढ़ते। तो पहला रिएक्शन हो गया आपका वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में इंस्टेंटेनियसली और स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट कर जाता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में रिएक्शन कंप्लीट होता है। इतना फास्ट कि इसके रेट को हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं और इसीलिए केमिकल काइनेटिक्स में इसकी पढ़ाई हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा टाइप का रिएक्शन है, ये हो गया एक वेरी फास्ट रिएक्शन। और दूसरा रिएक्शन आता है इसमें सेकेंड, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन, नाम से ये स्पष्ट है, वेरी स्लो। एक रिएक्शन आपने देखा जो बहुत फास्ट था और ये रिएक्शन है बहुत स्लो है। मतलब ये ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो इतना स्लो है
कि कमरे के ताप पर इसमें होने वाले परिवर्तन को हम लोग आसानी से मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब रिएक्शन ये होगा, लेकिन इसमें जो चेंजेज होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो चेंज होगा वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं, वो आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज वेरी स्लो रिएक्शन, तो आप कह सकते हैं these are the reactions which are so slow, जो इतना धीरे होगा, जो इतना धीमा होता है, that it is not possible to measure or observe the changes at room temperature. मतलब ये इतने स्लो हैं कि इनके जो चेंजेज होंगे, इसमें जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में जो चेंजेज होगा उसको आप आसानी से कमरे के ताप पर मेजर नहीं कर सकते। मतलब ये ऐसा नहीं है कि रिएक्शन होगा नहीं, रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें जो चेंजेज होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा, उसको आप कमरे के ताप पर आसानी से मेजर या ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे आप सबको मालूम है कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके H2O का निर्माण करता है, बिल्कुल सही है। अगर हम रिएक्शन लिखें, एग्जाम्पल, ये H2 और ये O2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और H2O का क्या करता है, निर्माण करता है। अब अगर मान लो आपसे कोई पूछता है कि बताओ कि यह रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो रिएक्शन ये होगा, लेकिन कमरे के ताप पर अगर बात करें हम, तो कमरे के ताप पर ये बहुत स्लो होता है, इतना स्लो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मालूम नहीं होगा, आप मेजर नहीं कर पाओगे, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि चेंजेस क्या क्या हुआ है। इसलिए इस रिएक्शन के काइनेटिक्स को भी आप स्टडी नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लगना, ये सबको मालूम है कि आयरन में रस्टिंग की जो प्रक्रिया है, आयरन लोहा का मान लीजिए टुकड़ा है, अगर आप उसको मॉइस्चर और एयर के संपर्क में अगर लाते हैं, तो इसको अगर संपर्क में लाते हैं हम प्लस H2O, तो कमरे के ताप पर ये बनाता है क्या, Fe2O3 एंड XH2O। इसको हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है रस्ट। इसी को नाम दिया गया है क्या, रस्ट। तो ये हुआ आयरन, ये हुआ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये रहा वाटर मॉइस्चर। अगर रूम टेम्परेचर पर बात करें तो जंग लगने की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो, इतना स्लो कि इसमें हफ्ता लग सकता है, महीना लग सकता है, और यहाँ तक कि सालों भी लग सकता है इसमें, मतलब मंथ्स, वीक्स एंड ईयर्स। सो इन रिएक्शंस के काइनेटिक्स को भी आसानी से हम लोग कमरे के ताप पर स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह भी एग्जांपल हो गया किसका, वेरी स्लो रिएक्शन का। ये याद रखिएगा कि इन रिएक्शंस के काइनेटिक्स को भी हम लोग आसानी से स्टडी क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में ऐसे रिएक्शंस को भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शंस को भी यहाँ स्टडी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी
जो चेंजेज होगा वो इंस्टेंटली होता है, इतना तेज होता है कि वहाँ पर आपको जो चेंजेज होता है उसको हम लोग मेजर नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ स्टडी उसका नहीं होगा। इसमें ये जो रिएक्शंस हैं इसका जो रेट है वो इतना स्लो है, इतना धीमा से ये रिएक्टेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। इसमें जो एप्रिसिएबल चेंजेज होगा, यहाँ याद रखिएगा एप्रिसिएबल चेंजेज, ये जो एप्रिसिएबल चेंज है वो आप कमरे के ताप पर मेजर नहीं कर सकते। चेंजेज होगा लेकिन आप इसका मेजरमेंट कमरे के ताप पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कभी कभी हफ्ते में होता है, कभी कभी महीनों लग सकता है इसमें, और कभी कभी तो सालों भी लग सकता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का जो प्रोसेस है, रेडियो सक्रिय जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो भी इस तरह के रिएक्शन में आता है, स्लो रिएक्शन वो भी है, वहाँ भी बहुत टाइम लग जाता है उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तीसरा टाइप का रिएक्शन जो है थर्ड, वो है आपको मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन तो एक तरह का रिएक्शन आपने पढ़ा वेरी फास्ट रिएक्शन, एक तरह आपने पढ़ा वेरी स्लो रिएक्शन। ना वेरी फास्ट रिएक्शंस का रेट आप मेज़र कर सकते हो, ना वेरी स्लो रिएक्शंस का रेट मेज़र होगा। हम लोग जो मुख्य रूप से मेज़र करते हैं वो इन मॉडरेट रिएक्शंस का। मॉडरेट रिएक्शंस का मतलब ये ना तो बहुत फास्ट होगा और ना ही बहुत स्लो होगा, और मॉडरेटली होगा, और कमरे के ताप पर आसानी से इसके रेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। तो these are the chemical reactions which are neither too fast nor too slow and can occur at moderate rate at room temperature under atmospheric pressure। तो ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो ना तो बहुत फास्ट है, नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ना तो बहुत फास्ट होगा ये, ना बहुत धीमा होगा, और ये कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब पर मॉडरेट रेट से होगा। मतलब ना तो बहुत फास्ट ना बहुत स्लो, और इस रेट से होगा कि इसके चेंजेस को हम लोग आसानी से कमरे के ताप पर भी क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। सो ये हो गया मॉडरेट रिएक्शन। इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग ऐसे ही रिएक्शंस का स्टडी करेंगे, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य है रेट मेजर करना, और रेट हम उसी का मेजर कर सकते हैं जिसके चेंज को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस में चेंज होगा वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग, वेरी स्लो रिएक्शंस के रेट को भी ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो रेट तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे किस रिएक्शंस का, मॉडरेट रिएक्शंस का। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल में ये कैन शुगर का अगर हाइड्रोलाइसिस हम कराएं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर, जिसको हम सुक्रोज भी कहते हैं, अगर कैन शुगर का हाइड्रोलाइसिस का अगर बात करें तो कमरे के ताप पर भी ये रिएक्शन आसानी से हो सकता है। C12H22O11, this is cane sugar, also known as sucrose, and on hydrolysis ये आपको देगा 1 यूनिट ग्लूकोज का और दूसरा यूनिट भी फ्रुक्टोज का, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। यह जो अभिक्रिया है इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, तो हम रेट को आसानी से कमरे के ताप पर भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए यह एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, मॉडरेट रिएक्शन का। और ऐसे रिएक्शंस के काइनेटिक्स को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप
डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का अगर बात करें, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, अगर इस रिएक्शन को देखें हम, N2O5 4NO2 प्लस O2, ये जो रिएक्शन है ये इसमें डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड डिकम्पोज होकर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन देता है। यह रिएक्शन भी मॉडरेट होता है और इसके रेट को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसलिए इन रिएक्शंस के काइनेटिक्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे और इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम लोग ऐसे रिएक्शंस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, क्योंकि काइनेटिक्स पढ़ने का उद्देश्य रिएक्शन के रेट को ऑब्जर्व करना, मेजर करना। इसलिए इन तीनों रिएक्शंस में यहाँ से जो है हम लोग इन्हीं तरह का रिएक्शन जो है मॉडरेट रिएक्शन, इनके काइनेटिक्स को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो मुख्य रूप से आपको ये बता देना ज़रूरी था कि केमिकल काइनेटिक्स जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते क्या क्या है हम लोग, वो भी हमने बता दिया कि केमिकल काइनेटिक्स में मुख्य रूप से आप लोग को रिएक्शन के रेट या स्पीड के बारे में पढ़ना है। रेट को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं, अभिक्रिया के जो दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और तीसरा, रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले ये भी आपको यहाँ पर हम बता दें, स्टडी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स ये जो काइनेटिक्स का स्टडी है वो दो पार्ट में, दो पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। पहले पार्ट में हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, और साथ ही एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये सारा हम लोग पढ़ेंगे पहले पार्ट में, मतलब इसका स्टडी जो होता है पहले पार्ट में इन्हीं सब चीज से रिलेटेड होता है। और दूसरा पार्ट जो इसका है उसमें कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स का जो स्टडी है वो दो पार्ट में होता है, देख लें ध्यान से इसको। पहले पार्ट में स्टडी किया जाता है रेट ऑफ रिएक्शन का, दूसरा उसी में फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब पहले पार्ट में आप लोग अभिक्रिया के दर को समझेंगे, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो भी पढ़ेंगे, और उस अभिक्रिया का जो दर है उसको एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसको, वो सब का सब इसके फर्स्ट पार्ट में पढ़ाई होती है। और दूसरा और अंतिम पार्ट में इसमें थ्योरी है, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, कोलिजन मॉडल भी है इसका, एंड मैकेनिज्म ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये सब उसके दूसरे पार्ट में स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पर सिलेबस में आपको करना है वो है रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। मुख्य रूप से आप लोग को स्टार्टिंग जो सिलेबस का है वो यहीं से है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।
ये यहाँ से आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है। इससे पहले आप लोग ये सारा का सारा जो भी आज इंट्रोड्यूस किया उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वो सबसे बड़ा यूनिट है, सबसे बड़ा इसका टॉपिक है जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल रहता है। तो रेट से आपको सबसे, चूँकि रेट अगर समझ गए तो फिर बाकी काम आसान हो जाएगा इस केमिकल काइनेटिक्स में, लेकिन रेट अगर समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर उस कंडीशन में आपको सवाल बनना तो दूर, इसके आगे के जितने भी कंसेप्ट हैं उसको भी समझने में परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहला काम जो करना है आप लोग को कि इस टॉपिक को अच्छे से एकदम अच्छे से पढ़ लेंगे, और उसके बाद जो है उसका जो आगे का हिसाब किताब है, कैलकुलेशन वगैरह है, सवाल वगैरह है, वो सब करेंगे हम लोग। असाइनमेंट आप लोग को देते हैं, उसको आप कॉपी में लिख लें। और वीडियो जब आप देखते हो, चूँकि अगले वीडियो में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाएंगे, तो उस समय आपको वो जो लिखा हुआ रहेगा तो उसको समझने में थोड़ा आसानी होगा। इसलिए अगले क्लास में हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन या इसी को रिएक्शन वेलोसिटी भी करते हैं, ये करेंगे हम लोग। तो आप लोग आज के क्लास को जो है इंट्रोड्यूस जो किए हैं आप लोग को, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और ये जो कुछ भी आपको असाइनमेंट में दे रहे हैं उसको कॉपी में ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि वीडियो देखते समय अगर कॉपी में आपको रहेगा लिखा हुआ तो समझाना भी हमको आसान होगा। हम समझा के अगर अच्छे से समझा देते हैं तो फिर आपको सवाल भी बनेगा इसका। इसलिए अगले क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उससे पहले इस सबको आप एक बार रिवाइज करके और कॉपी में इसको लिख लेंगे। हम लोग अगले क्लास में आएंगे क्या करने के लिए, तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। थैंक यू।